तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी एसएफ क्लासेस की चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो दोस्तों, हमने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा हमारा जो ये मॉडल पेपर है वो मार्केट में आ चुका है। इससे पहले हमारी ऑब्जेक्टिव बुक आई थी, उससे पहले सब्जेक्टिव बुक आई थी। दोनों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का, और मॉडल पेपर का भी अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अब तक मॉडल पेपर मिल चुके होंगे। आप सब लोगों को अब तक मॉडल पेपर मिल चुके होंगे, और जिन बच्चों को नहीं मिले तो वो उनको नियर बाय बुक स्टोर पर जाके पूछ सकते हैं। अब तक लगभग है ना, राजस्थान के अधिकांश बड़े शहरों में मॉडल पेपर उपलब्ध हो गए, और आप लोग चाहो तो है ना ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भी मंगवा सकते हो, चाहे तो हम लोगों को भी आप कॉल कर सकते हो, कोरियर के माध्यम से मंगा सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि हम ये मॉडल पेपर का जो हमारे द्वारा जारी किया गया था, इसका ऑनलाइन सोल्यूशन हम मेरे द्वारा उपलब्ध कर दिया जाएगा। तो हम धीरे धीरे एक एक करके 1 बाय 1 जो मॉडल पेपर हैं उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो देखो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा आपके पास में, टाइम बहुत कम है काफ़ी। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसमें कुल टोटल 25 मॉडल पेपर है, जिसमें 10 तो क्या है, 10 तो टॉपिक वाइज है, और 15 जो है वो फुल मॉडल पेपर है, जिसमें 120 क्वेश्चन है। लगभग उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर आरपीएससी के क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है, उतने ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। हर चैप्टर से जिससे जितना क्वेश्चन संभव है, कोई चैप्टर से जैसे मुझे लगा कि जैसे कोई चैप्टर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन बनाए गए, जहाँ लगता है कम क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे तो वहाँ कम क्वेश्चन बनाए गए। तो लगभग मोटा मोटी हमने इसको आरपीएससी की पैटर्न पर रखने का कोशिश करी है, और आप लोग भी जब एग्जाम में जाओगे तो आप लोग देखोगे कि इसी पैटर्न पर मोटा मोटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको उससे बड़े क्या चीज़ मिलेगी कि आप पेपर देने जाओगे उससे पहले इतने सारे प्रैक्टिस पेपर आपको देने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए इन जो मॉडल पेपर है उसका आप सदुपयोग करें, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें। हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी ओएमआर शीट डाली गई है, आप वहाँ से उसको ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें, आराम से मॉडल पेपर सोल्व करें, और अपना उसका उसमें है ना ओएमआर शीट में अपना जवाब बढ़ ले। और ओएमआर शीट से कैसे अपना चेक करना है वो भी हमने बताया हुआ है पहले से ऐप पे। तो आप आगे भी कोई न्यूज़ के लिए आराम से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आगे कोई न्यूज़ आएगी उसको हम यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम चलते हैं एक एक करके मॉडल पेपर को सोल्व करने के लिए। तो आज जो हमारा मॉडल पेपर है दोस्तों, वो है मॉडल पेपर नंबर 3। मॉडल तो आज जो हमारा है दोस्तों, अगर आपके पास बुक होगी अभी तो आप आराम से है ना, जिन लोगों ने मॉडल पेपर अगर सोल्व कर लिया तो आराम से यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हैं। और जिन लोगों के पास बुक आ गई या नहीं आई, या जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर सोल्व नहीं किया, तो पहले वो अपना मॉडल पेपर सोल्व करें, उसके बाद इस वीडियो को आराम से आप देख सकते हैं। कई लोगों के पास टाइम की कमी, तो चाहे तो आप इसको स्पीड बढ़ा के 1/2.5 1.25 1.5x पे आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये मॉडल पेपर 3 था, उसका जो पहला पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन था 81 नंबर का क्वेश्चन, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 है उसका सेक्शन 61 वो क्या कहता है। तो इसमें 2-3 बातें कही गई है। आराम से अगर आपके पास वो होगा मॉडल पेपर तो आप वहाँ पर आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा। तो देखो, सबसे पहले तो जो पहला बिंदु क्या कहना चाह रहा है, पहला ये कह रहा है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और कार्यभार संभालने के लिए कोई उपाध्यक्ष ना हो तो निर्वाचन होने तक अध्यक्ष की शक्तियां कर्तव्य और कार्यपालक नगर पालिका के सदस्य को दी जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन है, जब किसी आरक्षित अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उस स्थिति में उसी संबंधित आरक्षित वर्ग का सदस्य को शक्तियां दी जाएगी। थर्ड बिंदु जो हमारा है, जब किसी उसी वर्ग से संबंधित आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं हो तो उस स्थिति में किसी सामान्य वर्ग के सदस्य को शक्तियां प्रत्यारोपित की जाएगी। तो मैं यहाँ में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, अध्यक्ष है कोई भी, आप सब लोग जानते हैं जो उप का पद क्यों बनाते हैं, जितने भी पद होते हैं, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई जगह उप पद होते हैं, उप सरपंच। उसका बेसिकली उप का बनाने का मतलब ये होता है जो मेन बॉस नहीं हो तो तुरंत वो काम संभाल ले। तो अगर अध्यक्ष मान लो किसी कारण से ऊपर अनुपस्थित है, या कोई भी बात हो सकती है, या भी वो सस्पेंड कर दिया उसको गवर्नमेंट ने, या फिर इस्तीफा दे दिया, पद खाली हो जाए किसी प्रकार से, तो अध्यक्ष के जस्ट बाद किसको मिलेगा, उपाध्यक्ष को उसका अपना आप चार्ज मिल जाएगा। अपने आप उसको उपाध्यक्ष का चार्ज, उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का काम चार्ज मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। अगर सपोज करो उपाध्यक्ष का पद भी नहीं है, मान लो ये वाइस चेयरमैन या जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका पद भी खाली है, तो फिर राज्य सरकार किसी भी मेंबर को
कोई भी मेंबर, जो जितने भी मेंबर है ना, उनमें से किसी एक मेंबर को क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष का चार्ज दे सकते हैं। ये तो नॉर्मल परिस्थिति में दोस्तों। लेकिन क्या होता है ना, केवल नॉर्मल की बात नहीं होती, रिजर्वेशन भी तो होता है। सपोज करो यहाँ अध्यक्ष मान लो महिला का लिए है, सपोज करो ओबीसी का व्यक्ति है, अगर ओबीसी के लिए ये अध्यक्ष पद का रिजर्वेशन है तो जाहिर सी बात है जो बनने वाला उपाध्यक्ष, अगर मान लो उपाध्यक्ष जनरल का है तो जनरल का बन नहीं पाएगा ना। अब तो अगर जिस कैटेगरी का पद है उसी कैटेगरी जाएगा। तो अगर मान लो सपोज करो अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिए था तो फिर उपाध्यक्ष को चार्ज नहीं मिलेगा, फिर केवल ओबीसी के व्यक्ति को चार्ज मिल सकता। यहां तक की बात आप लोग समझ गए होंगे, कैटेगरी को फॉलो करना पड़ेगा, रिजर्वेशन की पालना करनी पड़ेगी। लेकिन सपोज करो अगर ये ओबीसी का था, लेकिन मान लो कोई ओबीसी का कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कई बार जैसे एसटी महिला की सीट थी कोई चेयरमैन के लिए, अब मान लो उसको किसी कारण से हटा दिया, अब वाइस चेयरमैन कोई और कास्ट का है या और कैटेगरी का है, और कोई मान लो लेटेस्ट में जितने भी मेंबर है उनमें से कोई भी क्या है एसटी महिला की कैटेगरी का नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में किसको चार्ज दिया जाएगा? तो फिर तो कोई बचा ही नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट किसी को भी दे सकती है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एनीबॉडी, किसी को भी चार्ज दे सकती है जब उस कैटेगरी का व्यक्ति नहीं अवेलेबल हो। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसका ऑप्शन समझते हैं। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो किसको चार्ज जाएगा? उपाध्यक्ष को जाएगा। उपाध्यक्ष का नहीं हो तो किसको जाएगा? तो मेंबर को जाएगा। यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन, इसमें कोई गलत नहीं है। जब किसी आरक्षित अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब कोई मान लो रिजर्व कैटेगरी का अध्यक्ष था, उसका पद खाली हो गया, तो जाहिर सी बात है उसी कैटेगरी में वो पद जाएगा। तो उस स्थिति में उसी संबंधित आरक्षित वर्ग का सदस्य को शक्तियां प्रत्यारोपित की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, उसी कैटेगरी के मेंबर को चेयरमैन का पद दिया जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों, ये यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? इसमें ये कह रहा है कि अगर रिजर्व वर्ग का, अगर मान लो कोई ओबीसी की कैटेगरी का पोस्ट थी और ओबीसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति नहीं अवेलेबल है, तो फिर किसको बनाएंगे? तो फिर किसी को भी बनाया जा सकता है। इसमें यहाँ सामान्य जनरल वर्ग की बात कर रहे हैं, जनरल नहीं, गवर्नमेंट चाहे जिसको बनाई जा सकती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर आप अकॉर्डिंग टू डेट सही लगा सकते हैं। इसमें सी ऑप्शन होगा, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्त अब हम बढ़ेंगे नए क्वेश्चन की तरफ। और नया क्वेश्चन है हमारा राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे जो सिलेबस में है 3 रूल है, उसमें से एक रूल कौन सा है? समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कर्तव्य रूल 2009 के नियम 3 के अंतर्गत नगरपालिका की विशेष बैठक में समितियां गठित की जाएगी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि रूल 4 में कमेटी, रूल 4 के अंतर्गत कमेटी गठित की जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, जो रूल है समितियों का जो 2009 में बने थे, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। देखो, जैसे सबसे पहले क्या होता है, नगरपालिका गठित होती है। सपोज करो एक नगरपालिका क्षेत्र है कोई, जैसे कि कोई भी नगरपालिका मान सकते हैं हम X है। इसमें टोटल कितने वार्ड होते हैं? लगभग 50, मान लो 40 वार्ड हो सकते हैं, 30 वार्ड हो सकते हैं। तो 30 वार्ड होंगे। 30 वार्ड में से जिसको मेजोरिटी मिलेगी, जिसको मेजोरिटी होगी मोर देन 20, उसका क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है। अभी चेयरमैन की मदद के लिए दोस्तों, जो 40 मेंबर में से है ना, कई सारी कमेटी बना दी जाती है अलग अलग काम के लिए। सफाई के लिए अलग हो सकती है, रोड लाइट के लिए अलग समिति हो सकती है, और कई सारी समितियां बनाई जो आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो ये कमेटी कैसे बनती है? तो दोस्तों, कमेटी के बनने का जो रूल 3 है, इस जो 2009 के जो रूल 3 में साफ लिख रहा है कि नगर पालिका की जो सामान्य बैठक होती है ना, आप लोग जानते हो कि सामान्य बैठक का मतलब 2 महीने में एक बार होती है, वर्ष में एक बार होती है, वर्ष में 6 बार होती है। तो इस सामान्य बैठक के अंतर्गत इसमें कमेटी बनाई जाएगी। और फिर यह तो खैर होगी बात, समिति बनाई जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो नगरपालिका कमेटी नहीं बनाना चाहती, देखो मैं आज बता दूं, नगरपालिका, अधिकांश नगरपालिकाओं में कहीं भी कमेटी नहीं बन रही। अगर आप लोग डेली अखबार पढ़ रहे होंगे तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कितनी लड़ाई चल रही, कमेटी बनाओ। क्यों? कमेटी बनते ही चेयरमैन की पावर डाउन हो जाएगी। कमेटी बनते ही चेयरमैन की पावर डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले कमेटी के मेंबर साइन करेंगे, अब वो उस संबंधी काम के लिए वो जिम्मेदार होंगे। तो सामान्यतः नगरपालिकाओं में कमेटियां नहीं बनाई जाती। तो ये भी आप लोगों को ध्यान होगा कि 90 दिन के भीतर नगरपालिका जो अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाए और उसमें क्या करे, उसमें कमेटी को बनाए। अगर 90 दिन में नहीं बढ़ पाती तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, पहले स्टेट गवर्नमेंट कमेटी बनाएगी। तो ये बिंदु भी आपको याद रखना है कि 90 दिन के अंदर कमेटी नहीं बनी तो फिर कौन बनाएगा? फिर राज्य सरकार बनाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताओ। 2003 के नियम 3 के अंतर्गत नगरपालिका विशेष बैठक में थोड़ी होती है, किसमें होती है? जनरल मीटिंग में। सामान्य जो बैठक होती है 2 महीने में एक बार, वर्ष में 6 बार। राजस्थान नगरपालिका समिति की शक्तियां, रूल नियम 4 नहीं है, ये रूल 3 है। रूल 3 में बनती कौन सी में? सामान्य साधारण बैठक। तो ये तो सही है, सामान्य साधारण बैठक, लेकिन रूल 4 नहीं होगा, रूल 3 होगा। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे गलत हो जाएंगे। और हमारा सही आंसर क्या होगा?
हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बारे में एक प्रोसेस बताया गया। ये पूछ रहा है कौन से कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें से सही है। तो आप एक बार इसको सही कीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या प्रोसेस रहती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि एक्ट का एक सेक्शन है, कौन सा, सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या कहता है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव का होता के बारे में बताता है। अविश्वास कुछ भी नहीं है, सिंपल से, जैसे कि ये मान लो कोई नगर पालिका में 40 वार्ड मेंबर थे, मेजोरिटी से कितना वाला, जिसके पास 21 होगा उसका चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन बाद में मान लो 6 महीने 2 साल बाद किसी को लगता है इन चेयरमैन को, मेंबरों को, कि नहीं ये तो इसको नहीं बनाना चाहिए, किसी और को बनाना चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाके इसको हटा सकते हैं। तो इस सेक्शन 53 में तो एक छोटा छोटा बात लिखी गई थी, ज्यादा मतलब डिटेल में कोई ऐसी लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं थी, सिंपल बातें लिखी गई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन इसको और डिटेल में क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, उसके लिए राज्य सरकार ने 2017 में एक नियम बनाए थे, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव के नियम थे, अविश्वास प्रस्ताव के रूल 2017। इसमें क्या प्रोसेस बताई गई थी, इसमें बताई गई थी कि अगर 3/4 मेंबर कौन से निर्वाचित, देखो भाई इसमें मनोनीत नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि मनोनीत का जब चेयरमैन चुना जा रहा है तब मनोनीत का कोई योगदान नहीं, उसमें भी निर्वाचित ही बना रहे चेयरमैन को, तो हटाएंगे भी वही। तो 3/4 निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये 3/4 सदस्य लिखित में किसको देंगे, कलेक्टर साहब को देंगे, ठीक है। फिर कलेक्टर साहब क्या करेंगे, फिर कलेक्टर साहब मीटिंग बुलाएंगे। अब मीटिंग की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। कलेक्टर साहब क्या करेंगे, नगर पालिका की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें कम से कम 7 दिन पूर्व सभी मेंबर को सूचना देनी पड़ेगी। फिर उसमें वापस से 3/4 मेंबर अगर बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि हाँ इस चेयरमैन को हटा दिया जाना चाहिए, तो वो चेयरमैन वहां से पद से हट जाता है। ये इसकी एक छोटी प्रोसेस होती है, मैंने शॉर्ट में बताई है, और भी बातें हैं, तो इसमें लेकिन मोटा मोटी अपना काम हो जाएगा। तो एक लिखित सूचना नगर पालिका के कुल सदस्यों, कुल नहीं होता दोस्तों, कुल में क्या होता है, कुल में टोटल मेंबर में मनोनीत भी शामिल होते हैं, जबकि यहाँ मनोनीत शामिल नहीं होते। यहाँ पे कौन से केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट करेंगे, टोटल का कोई लेन देन नहीं है, मनोनीत का कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हालांकि बाकी बात पूरी सही है, 3/4 किसको देते हैं लिखित में, लिखित में कलेक्टर को देंगे, ये बिल्कुल बात सही है। कलेक्टर बैठक की तारीख से कम 7 दिन पहले सूचना देगा सभी मेंबर को, पंजीकृत डाक द्वारा बैठक की सूचना नगर पालिका की प्रत्येक सभी सदस्यों को, सभी को नहीं देगा भाई, किसको देगा, केवल निर्वाचित को देगा। किसको देगा, केवल निर्वाचित को देगा। मनोनीत सदस्य का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, जो अविश्वास प्रस्ताव में मनोनीत सदस्यों का कोई भूमिका नहीं होती है, केवल निर्वाचित सदस्यों की भूमिका होती है। तो हमारा दोनों आंसर यहाँ पे गलत हो जाएंगे दोस्तों, दोनों ऑप्शन। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन गलत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 सेक्शन है, चारों को मिलाना, इसमें समझाने वाली कुछ बात नहीं है। अगर आप लोगों को याद है तो आप इसमें टिक लगा सकते हो, नहीं तो आप लोग इसमें टिक नहीं लगा सकते। तो देखो जैसे कि अब मैं इसमें ऑप्शन सीधा डायरेक्टली बता देता हूँ, उसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। जो 34 है उसका संबंध है आदेश और विनिश्चय के अंतिम, ये आदेश और विनिश्चय की अंतिमता के बारे में 34 का संबंध है। 294(7) का आप लोगों को सबको पता है, नगर पालिका संघ का गठन के बारे में है। उसके बाद 67 जो है वो संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति, नगर पालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। और 300 में नगर पालिका की संपत्ति का नुकसान कोई कर देता है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी उसके बारे में है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना आंसर टिक लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम एवं न्यूनतम कितनी दंडराशि अधिरोपित की जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन 15 के बारे में। सेक्शन 15 आप सब लोग जानते होंगे, झूठी घोषणा के बारे में संबंध है। कोई व्यक्ति झूठी घोषणा करता है या फिर किसी प्रकार से बात को छुपाता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो जैसा कि आप सबको पता है, इसमें ना सही आंसर होगा 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना। कितना होगा, 2000 से लेकर 5000 तक तो फाइन होगा, और साथ में क्या होगा, 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास, या फिर दोनों भी हो सकती है, जज साहब की इच्छा पर डिपेंड करेगी, या फिर बोथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी बी, 5000 से लेकर 2000 होना चाहिए, या 1 वर्ष का कारावास, या दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका में मनोनीत सदस्यों की संख्या। तो आप लोग सब जानते हो इसके बारे में, तो हमने कई बार पढ़ा है इसको। देखो नगर पालिका में क्या होता है,
सबसे पहले तो मैंने ये बहुत बार बता दिया, टोटल वार्ड की डिसाइड करते थे 40 से, ये चुनाव जीत जाते हैं। इनको तो क्या कहते हैं, निर्वाचित मेंबर जो इलेक्टेड है जनता के द्वारा होते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ लोग राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। कौन किया जाता है, जिनको नगर पालिका के क्षेत्र में थोड़ा प्रशासनिक ज्ञान हो, थोड़ा अनुभव हो, ऐसे लोगों को इसमें मनोनीत कर दिया जाता है ताकि उनके ज्ञान से भी नगर पालिका लाभान्वित हो सके। तो ऐसा कितने कितने होते हैं, कितने कितने होते हैं, तो आप सबको पता हो गया, तो हमने 50 बार बता रखा है। नगर पालिका में 6 होते हैं, जो नगर परिषद होती है उसमें 8 होते हैं, और जो नगर निगम होती है उसमें 12 सदस्य को राज्य सरकार मनोनीत करती है। तो इसमें आप है ना, नगर पालिका मंडल में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नगर परिषद में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नगर निगम में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपना आंसर टिक लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा था, कितनी होनी चाहिए बताओ, 6 बैठक 2 माह। ये न्यूनतम है दोस्तों, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। आपकी इच्छा अनुसार जितना आप चाहो, जितना जरूरत पड़ती है उतनी मीटिंग बुलाई जा सकती है। पर कई भी, मैंने तो कोई भी नगर पालिका नहीं देखी जहाँ पर साल में 6 बार मीटिंग होती है, 1-2 मीटिंग होती है, एक होती है वो भी सामान्यतः फरवरी में होती है। कौन सी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बजट बैठक, ये कंपलसरी होती है बजट पास कराना। तो सामान्यतः एक ही मीटिंग होती है बजट बैठक, बाकी मीटिंगें होती नहीं, बचते हैं, सब लड़ाई होती है, आप सब जानते हो, दंगे होते हैं, कुर्सियां फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। एक और ये हमारा है, कौन सी, ये पूछ रहा है कौन सी असंगत है, इसके बारे में ये जानना चाह रहा है 90 में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, धारा 67 में बिल्कुल सही है, संपत्ति अर्जित धारण करने की शक्ति है, संपत्ति का नीत होना है 68 में बिल्कुल सही है। 70 धारा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 70 बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, भूमि का जो अधिग्रहण के बारे में है, भूमि के अर्जन के बारे में है। नगर पालिका कैसे, अगर नगर पालिका को लगता है कि भूमि का अर्जन करना आवश्यक है, उसको भूमि की आवश्यकता है, तो वो राज्य सरकार से सिफारिश कर सकती है और उसको अधिग्रहण कर सकती है। 70 इंपॉर्टेंट है। डी में 75 दोस्तों गलत ऑप्शन है, बिल्कुल 75 तो गलत ऑप्शन है। ये जो सब 75 है वो नगरीय भूमि संपत्ति को जो अभिलेख है ना, उनका रिकॉर्ड के मेंटेनेंस के बारे में है। ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जादुई धारा किसे कहते हैं। तो ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, श्री अशोक गहलोत जी ने बार बार इसको अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे सब जगह लिखा है, इतने पूरे राष्ट्र ने बोर्ड लगाए थे। ये कहते हैं बेसिकली सेक्शन 69A। ये धारा लेटेस्ट में नहीं जोड़ी गई है नगर पालिका एक्ट में, पुरानी धारा नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट में जोड़ी गई है 69A। इसके तहत क्या होता है, जो सिटी में जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें यह ध्यान रखना एग्रीकल्चर लैंड पे अलाउड नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जो गैर कृषि भूमि है और कई प्रकार की भूमि होती है, वो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो कृषि भूमि को छोड़ के बाकी भूमि पर क्या किया जा सकता है, बाकी भूमि पर पट्टा दिया जा सकता है। अभी जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, उसमें इस 69A के तहत बहुत बड़ी मात्रा में पट्टे दिए गए हैं। और कितने रुपए में दिए जा सकते हैं, 501 रुपये मात्र में। पहले पुराने जमाने में पट्टा, आज के 2-3 साल पहले पट्टा लो तो बहुत महंगा पड़ता था, 20,000 40,000 रुपये भी खर्चे होते थे। लेकिन इस 69A के तहत मात्र 501 रुपये में, 501 रुपये बहुत छोटी राशि है किसी जमीन के लिए पट्टा लेने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट की इतनी बड़ी छूट है। तो आराम से 69A का भी अच्छी धारा है और 501 रुपये में आप पट्टा ले सकते हो। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नगर पालिका द्वारा यदि समय पर पारित नहीं किया जाता है बजट, तो राज्य सरकार के समक्ष कौन प्रस्तुत करेगा उसको। तो दोस्तों ये तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूं। बजट के संबंध में 4 डेट आती है। सबसे पहले 15 जनवरी, फिर आती है 31 जनवरी, फिर आती है 15 फरवरी, फिर आती है 28 फरवरी। इन चारों में क्या क्या काम होगा, सबसे पहले 15 जनवरी तक जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ईओ होता है, कमिश्नर होता है, ये सीएमओ क्या करेगा, बजट बना देगा, मतलब बजट तैयार कर लेगा। 15 जनवरी तक बजट तैयार करना पड़ेगा इसको। 31 जनवरी तक क्या करेगा, अध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष ये बजट नगर पालिका को प्रस्तुत कर देगा। क्या करेगा, नगर पालिका को प्रस्तुत कर देगा 31 जनवरी तक। 15 फरवरी तक नगर पालिका की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें बजट को पारित करना आवश्यक है, बजट पास करना अनिवार्य है नगर पालिका द्वारा 15 फरवरी तक। अगर मान लो नगर पालिका बजट पास नहीं करे, मान लो मेंबर मना कर दे या बहुमत है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में 28 फरवरी तक स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा सीएमओ। भाई अधिकारी की जिम्मेदारी है कि कोई बात नहीं, नगर पालिका ने बजट पास नहीं किया था, लेकिन जो आपने बनाया उसको आप स्टेट गवर्नमेंट को सेंड करो।
28 फरवरी के पहले पहले सीएमओ की जिम्मेदारी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 या 2 से अधिक पूर्ण एवं 1 से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत को शामिल किए जाने पर किस ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएंगे? तो इसका मैं एक बार आपको थोड़ी सी भूमिका बना के समझा देता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है ना, अब तक तो आप लोग इस तरह समझ गए होंगे कि नगर पालिका बनती तो हवा में नहीं बनती, हवा में कोई भी चीज़ नहीं बनती, पहले कुछ ना कुछ होता है। तो नगर पालिका कहाँ से बनती है? ग्राम पंचायत से बनती है। सीधी सी बात तो यही है। पूर्व में ग्राम पंचायत थी, धीरे धीरे वहाँ की आबादी बढ़ने लगी, थोड़ा थोड़ा उसमें शहर के कस्बे के गुण आने लगी, तो सरकार उसको क्या करती है? नगर पालिका घोषित कर देती है। ग्राम पंचायत थोड़ी बड़ी होगी, जनसंख्या बढ़ गई, भाई बड़ी ग्राम पंचायत उसे क्या बनाते हैं? जनसंख्या बढ़ गई तो उसको क्या कर सकते हैं? नगर पालिका घोषित कर देते हैं। लेकिन विवाद क्या होता है? विवाद ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, ये एक ग्राम पंचायत 1 है, ये हो सकता है ग्राम पंचायत 2, अब ये दोनों को मिला के एक नगर पालिका बना दी, ठीक है। अब यहां भी सरपंच तो होगा इसे, यहां भी सरपंच होगा, उप सरपंच भी होगा, यहां भी उप सरपंच होगा, और तरह से सब होंगे। फिर अब जो ये दो मान लो 2 ग्राम पंचायतों को मिला के एक नगर पालिका बना दी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये नगर पालिका का चेयरमैन कौन बनेगा? ये नगर पालिका का अध्यक्ष कौन बनेगा? अब ये सरपंच भी प्रयास करेगा मैं बनूं, ये सरपंच तू भी प्रयास करेगा मैं बनूं। तो अब तक लगभग 1-2 साल पहले तक गवर्नमेंट की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। गवर्नमेंट की क्या थी? गाइडलाइन स्पष्ट नहीं थी दोस्तों। गवर्नमेंट की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। गवर्नमेंट जो अपना खास है या जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का जो इनमें से क्लोज है, ऐसे व्यक्ति को बना दिया करता था। तो इससे क्या होता था? दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होती थी कि भाई मेरे को क्यों नहीं बनाया। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना ऐसा करे, कुछ गाइडलाइन सेट कर दो ना, परमानेंट झंझट ही खत्म कर दो, कुछ गाइडलाइन या कुछ रूल बना दो जिससे क्या हो, परमानेंट ये समस्या खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से लगभग 1-2 साल पहले अभी राज्य सरकार जो स्वास्थ्य शासन विभाग है उसने एक गाइडलाइन बना दी कि ऐसे केस बता दी, कंडीशन भाई ये सिस्टम में ये चेयरमैन बनेगा। जैसे पहली कंडीशन में बताता हूं, कंडीशन 1 है दोस्तों, जैसे मान लो कि ये एक ग्राम पंचायत थी, ठीक है, पूर्ण थी, पूरी ग्राम पंचायत थी, 4-5 गांव जो भी थे, इसको क्या किया? नगर पालिका में बना दिया। तो ऐसे स्थिति में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका सरपंच क्या बन जाएगा? वो चेयरमैन बन जाएगा। इसका उप सरपंच क्या होगा? वो वाइस चेयरमैन बन जाएगा। और जितने भी वो वार्ड मेंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे? जो वार्ड मेंबर होंगे वो क्या बन जाएंगे? वो वार्ड मेंबर जितने भी होंगे वो इसके क्या बन जाएंगे? पार्षद बन जाएंगे। मैं इसमें एक दूसरा बताऊं केस 2 ले लो। जैसे कि समझ करो एक पूर्ण ग्राम पंचायत थी, पूर्ण जीपी थी, और इसमें क्या क्या 2 ग्राम पंचायत आंशिक थी, मतलब आंशिक का मतलब जब 3 गांव थे उनमें एक गांव मिला लिया, इन सबको मिला के नगर पालिका बना दी। क्या किया? नगर पालिका बना दी। तो अब चेयरमैन कौन होगा? अब लड़ाई होगी नहीं होगी? ये दोनों जो आंशिक ग्राम पंचायत के सरपंच है वो भी कहेंगे हमको बनाओ, और ये जो पूर्ण ग्राम पंचायत का सरपंच कहेगा ये भी बनाओ। तो सरकार ने नियम बना दिया कि भाई अगर ऐसी स्थिति होगी तो जो ये ना चेयरमैन बनेगा ना, ये पूर्ण ग्राम पंचायत का, पूर्ण जो ग्राम पंचायत है इसका सरपंच बनेगा, और जो उपाध्यक्ष बनेगा ना ये इसी पूर्ण ग्राम पंचायत का उप सरपंच बनेगा, ठीक है। अब बाकी जो इसके सारे वार्ड मेंबर हैं वो इसके क्या बन जाएंगे? पार्षद बन जाएंगे, पार्षद वार्ड पंच बन जाएंगे। तो इस प्रकार से एक रूल दिया। कई सारे केस हैं इसमें, केस 1, 2, 3 और भी हैं, बुक में दे रखे हैं हमने, आराम से आप पढ़ सकते हो, उसको याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। तो यही पूछ रहा है 2 या 2 से अधिक पूर्ण एवं 1 से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत को शामिल किए जाने पर किस ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच को। एक इसमें तीसरा भी था, जैसे कि ये ग्राम पंचायत है, ये पूरी की पूरी नगर पालिका में आएगी। ये ग्राम पंचायत है, ये 2, ये पूरी की पूरी आएगी। ये थी, ये आंशिक है, इसका एक गाँव आया। तो अब सरपंच ये कौन बनेगा? तो दोस्तों जो इनमें से जो पूर्ण ग्राम पंचायत में से बड़ी होगी ना, वो तो उसका सरपंच क्या बन जाएगा? उसका सरपंच चेयरमैन बन जाएगा। ये छोटे ग्राम पंचायत है, इसका सरपंच क्या बनेगा? ये छोटी जो ग्राम पंचायत इसका सरपंच क्या बन जाएगा? वाइस चेयरमैन बन जाएगा। और बाकी सब तो क्या बन जाएंगे? पार्षद बन जाएंगे।
तो इसमें आप लोगों को है ना कई सारे केस दे रखे हैं, वो 3 केस हमने बुक में दे रखे हैं, आराम से उनको याद करना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण ग्राम पंचायत जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो उसके सरपंच को क्या बनाया जाएगा, उसके सरपंच को चेयरमैन बनाया जाएगा। आंशिक ग्राम पंचायत के सरपंच को उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी संख्या द्वितीय है उसका सरपंच को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। शेष ग्राम पंचायत के सदस्य क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, 1 3 4। अब हम दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका जो टैक्स द्वारा टैक्स निर्धारित मसौदा नियमों को सूचना प्रपत्र के साथ प्रकाशित किया जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस अनुसूची में सूचना प्रपत्र उल्लिखित है। सिंपल से बात बताता हूं मैं तो आपको, आप लोगों ने 2 वो पढ़ी होगी सेक्शन, एक तो सेक्शन 102 एक इंपॉर्टेंट है, 102 भी इंपॉर्टेंट है, 103। 102 क्या होता है, 102 के तहत नगर पालिका अनिवार्य टैक्स होते हैं। ऐसे टैक्स जो नगर पालिका को लगाने होते हैं, नगर पालिका की मर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, ये तो राज्य सरकार फिक्स कर देती है पहले से ही, नगर पालिका की इच्छा पर कोई डिपेंड नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, कंपल्सरी टैक्स है। लेकिन साथ में कुछ 130 में क्या होते हैं, कुछ वैकल्पिक होते हैं। मतलब वैकल्पिक मतलब जो नगर पालिका की इच्छा पर डिपेंड करते हैं, नगर पालिका की खुद की इच्छा पर डिपेंड करते हैं कि उस टैक्स को लगाया जाए नहीं लगाया जाए। जैसे राजस्थान के कई राज्यों में एंट्री टैक्स लगा हुआ है, उस कस्बे में अंदर घुसने में पहले टैक्स देना पड़ता। जैसे कहाँ पर, पुष्कर में आप जाओ, बाहर वो चुंगी टाइप लगी रहती है, वहाँ पे आपकी गाड़ी 4 व्हीलर अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। तो भी क्या है, एक प्रकार टैक्स है, एंट्री टैक्स। तो दोस्तों ऐसा है ना, ये 103 में अनिवार्य नहीं है, एचसी के नगर पालिका चाहे तो लगा सकती, नहीं लगा सकती। तो अब नगर पालिका मान लो चाहो वैकल्पिक है, अब नगर पालिका टैक्स लगाना चाहती है, सपोज करो वैकल्पिक था लेकिन नगर पालिका की इच्छा है कि वो टैक्स लगाए, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो प्रोसेस सिंपल ये होती है दोस्तों, सबसे पहले जो सामान्य मीटिंग होती है ना, बोर्ड मीटिंग, सामान्य बैठक में इसका प्रस्ताव रखना पड़ेगा। अब वहाँ से अनुमोदन लेना पड़ेगा, भाई हम ये टैक्स लगा रहे हैं, इसकी इतनी रेट होगी, इस दर पर लगाएंगे, सब चीज़ें बातें वहाँ बोर्ड मीटिंग में बतानी पड़ेगी। यहाँ बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसका जो ड्राफ्ट होगा ना, ये पब्लिश करना पड़ेगा ताकि जनता को पता लगे। पब्लिश करना पड़ेगा ड्राफ्ट ताकि जनता को पता लगे। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में इसको पास करा लेंगे, फिर ड्राफ्ट आएगा। वो ड्राफ्ट कहाँ जाएगा, वो पब्लिक को पब्लिश करेंगे, पब्लिक के दिखाने के लिए, ताकि पब्लिक को पता चल जाए। और पब्लिक को अगर कोई आपत्ति हो या कई जनता को लगे कि ये गलत है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो यही क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि जो ड्राफ्ट जारी करेंगे ना, वो कौन सी अनुसूची के तहत करेंगे। तो उसका सही आंसर है शेड्यूल 1, अनुसूची 1 के में इस जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट के तहत यहाँ पे वो ड्राफ्ट जारी करेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताओ, सही आंसर हमारा हो जाएगा पहली अनुसूची। ये याद रखना दोस्तों, 102 इंपॉर्टेंट है, 103 इंपॉर्टेंट है, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो क्वेश्चन याद रखना चाहिए। 102 के सारे एग्जाम्पल आपको ओरली याद होने चाहिए, 103 के सारे एग्जाम्पल ओरली याद होने चाहिए। सिंपल पूछेंगे कौन सा टैक्स ऑब्लिगेटरी है या कंपल्सरी है 102 के तहत, तो आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, मैंने आपको बता भी रखा है पहले। 103 में भी लिस्ट दे रखी है। ये दोनों चीजें आपको जबानी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सुमेलित करो। तो जाहिर सी बात है 102 तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था बताओ, 102 तो क्या था, 102 तो बाध्यकारी कर था, 102 में क्या था ऑब्लिगेटरी टैक्स था, 103 में क्या था वॉलंटरी था। इसके बाद 102 में एक में नगर पालिका का आंतरिक राजस्व बिल्कुल सही है। 105 में एक कर आरोपित करने की प्रक्रिया मैंने अभी बताई थी, वो सेक्शन 108 में है। 105 में क्या हो जाएगा, 105 में फीस और जुर्माना हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना आंसर लगा सकते हैं। सेक्शन 101 भी इंपॉर्टेंट है, 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3 भी है, 5 8 ये सेक्शन ये टॉपिक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही बताऊं तो, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। नगर पालिका करों के वसूल करने की जिम्मेदारी कौन है, किसकी है, सीधा सा क्वेश्चन ये है। तो भाई नगर पालिका है, नगर पालिका के कई सारे टैक्स लगा सकती है, 102 में भी लगता है, 103 में भी लगता है। अब इनको वसूलेगा कौन, तो जाहिर सी बात है नगर पालिका का टैक्स तो नगर पालिका वसूलेगी, कोई पड़ोसी तो वसूलेगा नहीं, तो जिला कलेक्टर वगैरह तो आंसर इसमें अपने आप गलत हो जाएगा। और नगर पालिका का अधिकारी वसूलेगा, वो अधिकारी कौन होता है, अधिकारी आप सबको पता है सीएम होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो मुख्य नगर पालिका के अधिकारी का जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, अपने नगर पालिका क्षेत्र में टैक्स का कलेक्शन करे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर मुख्य नगर पालिका अधिकारी डी हो जाएगा। कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों पर नगर पालिका विकास शुल्क लगा सकती है। तो दोस्तों नगर पालिका है ना कई सारे डेवलपमेंट करती है, आप सबको पता है, रोड बनाती है और भी कई सारे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाती है। तो ये डेवलपमेंट करने के बदले वो कई जगह पर डेवलपमेंट चार्ज लगा सकती है, ताकि उसको उसकी इनकम हो, उसी से डेवलपमेंट होगा।
तो ये है ना 14 मीटर 14 मीटर से अगर कोई ऊंची बिल्डिंग है 14 भाई कम मीटर वाली को इसने लगाया कि कोई गरीब आदमी पर मार नहीं पड़नी चाहिए। 14 मीटर से जो ऊंची बिल्डिंग होगी, ज़्यादातर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, तो ऐसी बिल्डिंगों पर डेवलपमेंट चार्ज लगा सकती है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा 14 मीटर। धारा 245 आप सबको पता है अतिक्रमण से जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं उल्लेखित सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, गवर्नमेंट की लैंड पर कोई अतिक्रमण कर लेता है तो उसकी क्या सजा है? तो सबसे बड़ी बात जो आगे सही है, सीडीओ के सिवाय कोई अगर नाली पर अतिक्रमण करता है तो उसे 2 सीधे पर 3 माह से 3 वर्ष तक 3 वर्ष तक कारावास और 30,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो यार 245 बहुत बड़ी धारा है, काफ़ी चीज़ें उसमें दे रखी है डिटेल में। आप लोगों को क्या करना है, उसको याद करना है। रटने वाली चीज़ ज़्यादा है इसमें, समझने वाली बात कम है। इसमें सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल सही है, बिना नगर पालिका की अनुमति की आप टेम्परेली है ना कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं लगा सकते। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। धारा 223 के अंतर्गत किस व्यापार की चर्चा की गई है? ट्रेड्समैन की बात करी गई है। ट्रेड्समैन मतलब कोई जो कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों आप सबको पता है धारा जो 223 के तहत जो प्लम्बर का काम करता है ना, प्लम्बर समझते हैं ना आप, इस प्लम्बर के कार्य के लाइसेंस के बारे में चर्चा की गई है। आप लोगों ने पढ़ी होगी धारा 223। बस इसमें इस 223 में से ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिंपल है कि प्लम्बर के लाइसेंस से संबंधित है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्लम्बर। एक्ट की धारा 241 के तहत राज्य सरकार की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति लगाने पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेक्शन 241 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार विवाद होता है इस सेक्शन के चक्कर में। अभी भी अगर आपने लेटेस्ट में देखा हो तो भरतपुर जिले में मूर्ति लगाने के चक्कर में विवाद हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के एक दिन पहले। तो ये सेक्शन 241 इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो सार्वजनिक है ना, पब्लिक सार्वजनिक कोई रोड है, सड़क है, कोई चौराहा है, यहाँ पे आप गवर्नमेंट के बिना अनुमति के, गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति के कोई मूर्ति वगैरह नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट की प्री परमिशन, पूर्व अनुमति के बिना परमिशन नहीं मूर्ति नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है आपका कोई समाज का, आपको कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई पब्लिक फिगर है, हमारी मर्जी हुई चौराहे पर मूर्ति टांग दी, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार का जो सेक्शन 241 है ये पूरी तरह से बैन करता है। इसकी एक प्रोसेस होती है मूर्ति लगाने की, इसलिए कई बार विवाद होता है। कई बार बड़े बड़े संगठन होते हैं, ये अपनी जाति के या कोई अपने धर्म के कोई मूर्ति लगाना चाहते हैं, लेकिन परमिशन वगैरह कुछ नहीं लेते, बस मर्जी पड़ी मूर्ति बनाई और चौराहे पर टांग दी, तो वो गलत है। उससे फिर विवाद भी होता है, लड़ाई भी होती है, अपनी इच्छा से कहीं भी नहीं टांग सकते। इसके लिए प्रोसेस है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों सबसे जैसे प्रोसेस में बता दूं, जैसे मान लो कोई नगर पालिका क्षेत्र है, जैसे मान लो कोई ये नगर परिषद क्षेत्र, नगर परिषद बूंदी है। अब आप इसके कोई चौराहे पर कोई मूर्ति लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो क्या करो, आप अप्लाई करो। कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? फाइल लगानी पड़ेगी। कहाँ पे? नगर परिषद में। नगर परिषद बूंदी में जाओ, वहाँ फॉर्म भरो कि भाई हम है ना, ये हमारे प्रोसेस है, ये हम लोग हैं, हम यहाँ पे एक चौराहे पर मूर्ति लगाना चाहते हैं, ये इस साइज की। फिर यहाँ से फाइल जाएगी संभागीय आयुक्त के पास में। दोस्तों मूर्ति लगाने की अनुमति देने की पावर भारत में, राजस्थान में संभागीय आयुक्त के पास है। हालांकि एक्ट में लिख रहा है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा अपॉइंट अथॉरिटी, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? संभागीय आयुक्त है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक क्या बनी हुई है? कमेटी बनी हुई है। ये संभागीय आयुक्त की जो अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है ना, इस कमेटी में ये फाइल जाएगी और यहाँ पे अनुमोदन होगा। अगर ये परमिशन देंगे तो आप मूर्ति लगा सकते हो, नहीं देंगे तो नहीं लगाओगे। इसमें कई सारे PWC वगैरह सब होते हैं। ऐसा नहीं कहीं भी आपने चौराहे पर मूर्ति लगा दी, वहाँ पर ट्रैफिक का भी देखना पड़ेगा, ट्रैफिक का कंजेशन नहीं हो जाए, जाम नहीं लग जाए, या वहाँ गुंजाइश भी है नहीं है। ये सब चीज़ें ये कमेटी देखेगी और फिर वो परमिशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकते। तो बिना संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता की कमेटी के कोई भी व्यक्ति मूर्ति नहीं लगा सकता। नहीं तो क्या होगा, उसको 6 माह तक का कारावास हो सकता है। ऐसा आपने अपनी मर्जी से, अगर आपने अपनी मर्जी से लगा दिया तो अधिकतम 6 माह और न्यूनतम 2 माह, 2 से 6 माह तक का कारावास हो सकता है। और इसमें है ना जुर्माने का भी प्रावधान है दोस्तों। 25,000 से लेकर 50,000 तक आप जुर्माना सरकार लगा सकती है, या फिर दोनों लगा सकते हैं। सरकार नहीं, सॉरी, कोर्ट लगाएगा वो तो दोनों। तो इसलिए मैं बताया कि सेक्शन 241 है, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप लोगों को उसको याद रखना चाहिए। ये करंट में भी चल रहा है, कई जगह विवाद हुए हैं इस चक्कर में। सिंपल सेक्शन 241 ये कहता है कि आप बिना गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट या उसके द्वारा अपॉइंट अथॉरिटी या अधिकारी के बिना परमिशन के आप किसी भी चौराहे पर या सार्वजनिक मार्ग पर मूर्ति नहीं लगा सकते। अगर आपको मूर्ति लगानी है
तो आप पहले उस एरिया की जो नगर पालिका है या ग्राम पंचायत या पंचायत समिति जो भी वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ से फाइल जाएगी संभागीय आयुक्त के पास में। तो वो अधिकारी कौन है जो निर्णय करता है, वो संभागीय आयुक्त है। वहाँ संभागीय आयुक्त साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी निर्णय करने के बाद ही आप वो मूर्ति उस चौराहे पर या रोड पर लगा सकते हो। अगर आपने ये सरकार का आदेश नहीं माना तो इस एक्ट के तहत है ना 2 से 6 माह तक कारावास हो सकती है, या फिर 25 से 50,000 तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द हम मिलेंगे, तब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।